एसएससी का हमेशा से ये पैटर्न है कि एसएससी हमेशा अगर 25 का सवाल पूछ रहा है तो 25 में से 20 से 21 सवाल बहुत आसान रहते हैं, मतलब उसमें आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मॉक में स्कोर कितने आते थे आपके प्रीलिम्स में? सर मॉक में जो मेरा फर्स्ट मॉक था मेरे को अभी तक याद है, उसमें मेरे 99 मार्क्स आए थे। अच्छा। तो जब डबल डिजिट आई तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 99 से काम नहीं बनेगा। एफकेट मैंने 5 बार क्लियर कर रखा है एंड सीडीएस 2 बार क्लियर कर रखा है। एंड उसके अंदर मेरा मेडिकल में मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है अंदर से, अगर वो चीज़ नहीं होती तो मे भी आज मैं फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होता। फिर उसके बाद आपने ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का कब सोचा आपने, चूंकि ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से आप कर रहे थे? 50,000 रुपए की महीने की नौकरी आपने छोड़ करके सरकारी नौकरी चूज करने का सोचा आपने, क्यों? सर सरकारी नौकरी पहले तो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। एनसीसी क्या है? सर एनसीसी बेसिकली एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत लोग तो इसको टाइम पास मानते, बोलते हैं अरे क्या कर रहे, कुछ नहीं करे, ग्राउंड में परेड कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ तो बंदे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। तो लोगों को वो चीज़ बतानी कि हाँ आप 130 के स्कोर पे अगर आप स्टक हो तो आप कैसे 180 के स्कोर पे जाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि एसएससी का ये जो एग्जाम है ये ऐसा बन चुका है कि आपको 180 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार और इस सिलेक्शन की सीरीज में। सिलेक्शन की सीरीज में मेरे भाई आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिहिर, जिन्होंने पूरे भारत में बहुत ही शानदार पद सीजल 2024 के माध्यम से प्राप्त किया है और वो है एएसओ सीएसएस। सेंट्रल सेक्रेटरीट की नौकरी अपने आप में बहुत बढ़िया मानी जाती है, स्पेशली वो बच्चे जो दिल्ली के हैं, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के और जो दिल्ली में ही परमानेंट जॉब करना चाहते हैं। और पहली अटेम्प्ट में ही हमारे मिहिर ने जो है वो सीएसएस की नौकरी प्राप्त की है। तो कैसे हैं मिहिर आप? सर बहुत अच्छा हूँ सर, आपसे मिलकर और अच्छा हो गया हूँ। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आज आपको पॉडकास्ट में? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मौका मिलेगा और यूथ को इंस्पायर करने का कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, जिनमें कैलिबर है, उनको गाइड करने का। सो एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। बहुत बढ़िया रहा आपका रिजल्ट, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को ये बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से आप तैयारी में और 4 चांद लगा सकते हैं। और जैसे मिहिर जैसे काफी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में ना सिर्फ सिलेक्शन लिया बल्कि रैंक भी फोड़ा है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और सारी बातों को समझिएगा, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकले उसको फॉलो करने की जरूर कोशिश करिएगा। तो मिहिर, सबसे पहले आप ये बताइए, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर बिलोंग तो मैं वैसे बेसिकली विराटनगर करके एक कस्बा है राजस्थान के अंदर, जयपुर जिले में पड़ता है वो। एंड विराटनगर के अंदर एक हमारा जो पैतृक गांव है चतरपुरा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। ठीक है, लेकिन अभी तो आप दिल्ली में रह रहे हैं। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या था कि जब मेरे पापा 13-14 साल के थे तो मेरे पापा के पापा यानी कि मेरे दादाजी वो एक्सपायर हो गए थे। तो पापा ने सारा जो जिम्मेदारी का बोझ कह सकते हैं उसको, वो सारा अपने कंधों पे लिया एंड दादी जी के साथ मेरे दिल्ली आ गए। एंड वो वक्त है और आज का वक्त है, हम दिल्ली में ही सेटल्ड है। ओके, तो आपने मिहिर जो है वो स्कूलिंग कहाँ से की? सर स्कूलिंग मेरी 1st to 10th मेरी विवेक विहार में एक स्कूल है, दयानंद मॉडल सेकेंडरी स्कूल, मैंने वहाँ से अपनी 10th करी है। उसके बाद मेरा बिकॉज वो स्कूल 10th तक था तो मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ा। एंड 11th-12th मेरी सेंट जोसेफ्स अकेडमी सविता विहार में स्कूल है, मैंने वहाँ से करी है। दिल्ली की सबसे बढ़िया स्कूल 1 से 10वीं के लिए? सर मेरा स्कूल था। और 12th करने के लिए सबसे बेस्ट स्कूल? सर वो भी मेरे को मेरा ही लगता है, बिकॉज क्या है कि जब मैं 11th-12th में आ गया, बिकॉज 1st से 10th तक मेरा एक बेस काफ़ी अच्छा बन चुका था। एंड 11th-12th में बिकॉज जो मेरा स्कूल था वो कॉन्वेंट स्कूल था, एक क्रिश्चियनिटी स्कूल था। तो वहाँ पे एक ये चीज़ थी जो मेरे को बहुत आगे इम्पोर्टेंट मेरे को लगी कि जो इंग्लिश स्पीकिंग थी वहाँ पे उसका जोर दिया गया था काफ़ी। तो वो आपको कॉम स्किल्स पे बहुत वर्क करने को हेल्प करता है। जब आप एक इंग्लिश जैसी लैंग्वेज जानते हो, एक फॉरेन लैंग्वेज जानते हो, तो आपके अंदर एक इंटरनली एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है तो आप सारे काम बहुत इजीली कर पाते हो। चलो मिहिर, उसके बाद में ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? हाँ सर, तो ग्रेजुएशन मैंने अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है श्री अरबिंदो कॉलेज, मैंने वहाँ से करी थी सर। मालवीय नगर में? जी सर, मालवीय नगर में। तो वहाँ से कौन सा कोर्स लिया था आपने? सर मैंने बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। अच्छा, तो शुरू से सोचा था आपने कि ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है या फिर बीटेक या कुछ और का प्लानिंग था? नहीं सर, एक्चुअली हर कोई साइंस वाला बंदा पहले कभी ना कभी तो जेई ट्राई करता है, जो आईआईटी का एग्जाम होता है। एंड मैंने भी जेई दिया था एंड मैंने जेई क्रैक कर लिया था। बट द थिंग इज कि उसमें मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे को एनआईटी या फिर आईआईटी मिल पाए। सो मेरे को आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिलता। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज
है उसके अंदर, बट मेरा तो बिकॉज फैमिली कंडीशन भी आपको कहीं ना कहीं भी देखनी पड़ती है। आपके पास 1-2 लाख हर साल होने चाहिए सिर्फ फीस देने के लिए, एंड उसके बाद आपके पास एक प्रेशर मेंटली बन जाता है कि अगर आप 1-2 लाख रुपए दे रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पे एक अच्छा पैकेज हिट करना पड़ेगा। तो वो मेंटली प्रेशर मैंने अपने आप को थोड़ा सा उससे दूर रखा, एंड मैंने इंश्योर किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, अगर मैं वहाँ से बीएससी करता हूँ तो एक बेटर ऑप्शन मेरे लिए रहेगा। एंड मैं अपने साथ साथ अपने जो सॉफ्ट स्किल्स है उनको भी ग्रूम करता रहूँगा। एंड बिकॉज मैंने अपने जब मैं ग्रेजुएशन फेज में था तो वहाँ पे मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की थी, नेशनल कैडेट कोर। तो नेशनल कैडेट कोर के अंदर जब मैं गया तो वहाँ पे भी एक्सपोजर अच्छा मिला। वहाँ पे मैंने एक आरडीसी का बहुत प्रेस्टिजियस कैंप होता है, रिपब्लिक डे कैंप, एंड एक पीएम रैली होती है जिसमें हम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको सल्यूट देते हैं। तो वो पीएम रैली मैंने कर रखी है। एंड आरडीसी के लास्ट कैडेट के अंदर मैं आउट हो गया था। आउट भी नहीं हुआ था, मैं रिजर्व में था ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट के में, जिसके अंदर क्या है, दिल्ली के अंदर हर स्टेट से 2 बंदे सिलेक्ट होते हैं, तो पूरी दिल्ली में से उन 2 बंदों में मैं सिलेक्ट हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपने ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का कब सोचा आपने? चूंकि ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से आप कर रहे थे, ठीक है, तो आप उस फील्ड में जा सकते थे, कोई प्राइवेट कंपनी में आप जा सकते थे, ठीक है, तो फिर आप अचानक से इसमें कैसे आए? एग्जैक्टली सर। सर तो क्या हुआ कि मैंने एग्जाम्स दिए। इनिशियली मेरे को एसएससी के बारे में नहीं पता था, तो इनिशियली क्या है कि मैं बिकॉज एनसीसी मैंने की थी तो एक मिलिट्री की तरफ मेरा झुकाव पड़ गया था कहीं ना कहीं पे। तो एनसीसी से एक हमारी स्पेशल एंट्री होती है, एक तो उसके थ्रू हम डायरेक्ट बिना एग्जाम के हम एसएसबी दे सकते हैं। एसएसबी का एक इंटरव्यू होता है 5 दिन का, हम उसमें हम डायरेक्टली जा सकते हैं। एक तो उसकी तरफ उसके थ्रू हम जा सकते हैं आर्मी के अंदर, एक उसके अलावा हम एग्जाम्स भी दे सकते हैं, जैसे सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया। तो एफकेट मैंने 5 बार क्लियर कर रखा है एंड सीडीएस 2 बार क्लियर कर रखा है। तो एफकेट के अंदर मेरी एक एंट्री आई थी जब मैंने देहरादून के अंदर मैं एसएसबी देने के लिए गया था, तो मेरा एसएसबी भी क्लियर हो चुका था वहाँ पे, एक एसएसबी मेरा क्लियर हुआ है सिंगल। एंड उसके अंदर मेरा मेडिकल में मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है अंदर से, मेरे को डीएनएस का इशू है, डेविएटेड नेजल सेप्टम का। तो जो डीएनएस का इशू था उसके थ्रू मैं बाहर हो गया था मेडिकल में। अगर वो चीज़ नहीं होती तो मे बी आज मैं फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होता किसी एयर की स्क्वाड्रन में, बट डेस्टिनी है, हम आज यहाँ पहुँचे हैं तो डेस्टिनी है, मैं डेस्टिनी को मानता हूँ। एनसीसी क्या है? सर एनसीसी बेसिकली एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से, बिकॉज क्या है कि इसके अंदर आपको एक यूनिफॉर्म मिलती है, जैसे आप एक्साइज इंस्पेक्टर की जानते हो खाकी वर्दी होती है, सिमिलरली आर्मी की खाकी वर्दी होती है, नेवी के अंदर वाइट यूनिफॉर्म होती है, एंड एयरफोर्स के अंदर ब्लू यूनिफॉर्म होती है, जैसे उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इसके अंदर आपको क्या होता है कि एक एक्सपोजर मिलता है टूवर्ड्स मिलिट्री लाइफ, लाइक हाउ मिलिट्री वर्क्स। तो आप बेहतर तरीके से समझ पाते हो कि हाँ इसके अंदर आपका कैलिबर बनेगा कि नहीं बनेगा, आप उस ट्रेनिंग को झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, आपको वेपन्स चलाने को मिलते हैं और चीजें चलाने को मिलती है। नहीं, लेकिन स्कूल में हमने देखा कभी वेपन नहीं दिए गए किसी सर स्कूल के बच्चों को नहीं दी जाती मे बी, बट हमने क्या है कि बिकॉज मैंने बी और सी सर्टिफिकेट किया था तो हमको प्रैक्टिस के टाइम पे हमको .22 बोर राइफल होती है वो चलाने को दी थी। तो एनसीसी में इतने लेवल की ट्रेनिंग देते हैं? बहुत सर। बहुत लोग तो इसको टाइम पास मानते, बोलते हैं अरे क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ग्राउंड में परेड कर रहे हैं। सर टाइम पास स्कूल वाले बच्चे होते हैं वो तो यही मानते हैं कि एनसीसी तो कुछ नहीं है, टाइम पास है। तो एनसीसी क्या है मतलब? एक्चुअली सर आप एनसीसी के जो रियल वैल्यू है, आप जब उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने आरडीसी में जो राजपथ एक जो प्री मिलिट्री पास्ट होती है हमारा जो देश का गौरव है 26 जनवरी को देखने को मिलता है, तो 26 जनवरी के दिन जो बंदे एनसीसी का एक खुद का कैडर चलता है, खुद की जो कंटिजेंट चलती है, जो बंदे उसमें चलते हैं ना वो रियल वैल्यू जानते हैं। मैंने खुद ने भी पीएम रैली में पार्ट लिया था। पीएम रैली की खुद की एक मार्च पास्ट होती है जिसमें हम जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनको सल्यूट करते हैं। मैं खुद मोदी जी को मैंने देख रखा है अपनी आंखों के आगे, उनको सल्यूट दे रखा है। तो डेट इज़ अ प्राउड मोमेंट, लोग उस प्राउड मोमेंट के लिए जीते हैं एंड उस मोमेंट को जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, एनसीसी का फ्यूचर में क्या फायदा है? फ्यूचर में फायदा ये है कि जैसे आप जानते हो एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है, तो एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आपको 5% के बोनस मार्क्स मिलते हैं जिन्होंने एनसीसी कर रखा है। जी सर, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3% का मिलता है। ठीक है, तो सी सर्टिफिकेट वालों को, और सर आप जानते हो खुद भी सर कि एक एक मार्क्स की अहमियत होती है, रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, तो वहाँ पे 5% आपको बोनस मार्क्स मिल रहा है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड उसके अलावा आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है अगर आप जिस भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो। अगर आप आर्मी की एनसीसी में हो तो आपको आर्मी के अंदर, एयरफोर्स में हो तो आपको एयरफोर्स के अंदर। मतलब हर किसी का अपना एनसीसी नहीं, एनसीसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, बस उसमें डिफरेंट विंग्स हैं। अच्छा, आर्मी की अलग विंग है, एयरफोर्स की अलग विंग है, एंड नेवी की अलग विंग है। तो एनसीसी में लोग कैसे जा सकते हैं?
सर अपने कॉलेज के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं वो। क्यों स्कूलिंग से नहीं जा सकते? स्कूलिंग में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहली एंट्री कहाँ से होती है एनसीसी में? सर सबसे पहले एंट्री स्कूलिंग से होती है। कौन से 3 सर्टिफिकेट होते हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ए सर्टिफिकेट तो आप जब आप 9th-10th में होते हो तभी आप कर सकते हो परस्यू। उसके अलावा आपके पास जो बी सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको 11th-12th में होना मैंडेटरी रहता है, और सी सर्टिफिकेट के लिए आप ग्रेजुएशन में होना जरूरी हो। तो ये 3 जगह से आप जा सकते हैं ना? इस क्लास के पहले आप एनसीसी में जाना चाहे तो नहीं जा सकते? नहीं सर, उससे पहले तो आपका स्काउट एंड गाइड का कुछ प्रोग्राम होता है, वो भी आप चूज कर सकते हो। हाँ मतलब, लेकिन वो रियल एनसीसी नहीं है। हाँ, वो एक अलग चीज है। ठीक है। और एनसीसी में कितने साल तक रहना पड़ता है? सर 3 साल का बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त अगर हम जी सर, वो बी और सी का, बी सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 साल, एंड देन उसका नेक्स्ट ईयर सी सर्टिफिकेट के लिए होता है। तो क्या एनसीसी के जैसे रोज 9 घंटे 8 घंटे इतने देने कैसे? नहीं सर, उसकी आपकी फॉलिंग्स होती हैं एंड मजा आता है सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो। कितना घंटे रोज देना होता है? मुश्किल से मुश्किल सर 2 से 2.5 घंटे आपके कॉलेज आवर्स में हो जाता है वो। हाँ, कॉलेज आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो लोग एनसीसी ज्वाइन किए होते हैं जी, जो कॉलेज का शेड्यूल होता है उसी दौरान में उनको। जी सर। एंड ऊपर से क्या है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, इवन दो जो प्रोफेसर होते हैं वो खुद भी रिकमेंड करते हैं बच्चों को, तो आपके अटेंडेंस में भी कोई इशू जनरली नहीं पड़ता। मेरे अटेंडेंस में भी कोई इशू नहीं पड़ा था। मेरे प्रोफेसर बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मेरे को हेल्प किया अटेंडेंस वगैरह पूरी करने में भी। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं? सर सही बताऊं तो हमारा एनसीसी में ये था कि पॉलिटिक्स की हम बात भी नहीं करते थे, बिकॉज आप आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में जा रहे हो, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स। आप आर्मी में रह के पॉलिटिक्स। डिफरेंस बिटवीन एनसीसी एंड आरएसएस, बहुत लोग दोनों को सेम मान लेते हैं। नहीं सर, दोनों अलग है। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है। यस सर। कि एनसीसी इज फॉर द नेशन। यस, जहाँ आप सर्व कर रहे हैं, और किसी ग्रुप को ज्वाइन करके, जैसे आर्मी है या इस तरीके से जी। और आरएसएस एक संगठन है, वो एक अलग चीज है। एग्जैक्टली सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर एनसीसी के बाद आपने क्या किया? सर एनसीसी के बाद मेरा बिकॉज ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था 2022 के अंदर, अप्रैल 2022 के अंदर हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। मैं कॉलेज से निकल चुका था उस टाइम पे। तो शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, बिकॉज मैं गवर्नमेंट जॉब मतलब सिविल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था, एंड कहीं से रिस्पॉन्सिव मेरे को इतने बेहतर मिल नहीं रहे थे, एंड अच्छा पैकेज भी नहीं मिलता बीएससी के बाद। तो मेरे नेबर में एक भैया थे, उन्होंने मेरे को बताया था एक कंपनी के बारे में, तो मैंने वहाँ पे जॉब करनी शुरू करी सितंबर 2023 से। एक प्राइवेट जॉब कंपनी थी सर, INA करके कंपनी है, बीपीओ है बेसिकली एक। तो बीपीओ में आपको एक बेहतर चीज़ ये मिलती है कि आपको वहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं। तो मैं टी मोबिल करके एक कंपनी है यूएस की, तो मैं उसके लिए काम किया करता था एज असिस्टेंट कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो अच्छा पैकेज था मेरा वहाँ पे, अच्छा मैं अर्न कर लेता था। तो 1 साल 3 महीने मैंने वहाँ पे काम कर लेते थे सर। ईयरली बताऊँ तो 6 से 7 के बीच में 6 से 7 लाख रुपए साल का कमा लेते थे? जी सर। ठीक है। काम क्या था? काम ये था सर कि वहाँ पे जो लाइक जैसे हमारा जियो एंड एयरटेल रहता है हमारे यहाँ पे, तो कई बार हमको नेटवर्क के इशू रहते हैं, तो हमको टेक्निकल असिस्टेंस देनी पड़ती थी कस्टमर्स को। तो वो चीज़ का हमारा मेन था। तो फिर आपने वो जॉब क्यों छोड़ा? 50,000 रुपए की महीने की नौकरी आपने छोड़ करके सरकारी नौकरी चूज करने का सोचा आपने, क्यों? सर सरकारी नौकरी पहले तो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है सर, लाइफ टाइम कोई भी बंदा बीपीओ में काम नहीं कर सकता, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ तो ये है कि सर बिकॉज नाइट शिफ्ट थी मेरी, एंड नाइट शिफ्ट के अंदर आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आप कभी भी मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब मैं आप लगा के चलिए, मैं रात में जाता था, सुबह आके सोता था, फैमिली से कोई इंटरेक्शन नहीं, नथिंग, एंड दोस्तों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म। पैसे तो आ रहे थे लेकिन पैसे में सुकून कहीं नहीं आया। जी, सुकून नहीं था। दुनिया ये देख लेगी फिगर्स में 50,000 रुपए। हाँ, वो है ग्रेजुएशन के बाद, वो भी औरबिंदो कॉलेज से। जी, क्या बंदे ने ना बीटेक की ना कुछ की, बिल्कुल। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि बंदा पूरी रात सेक्रीफाइस कर रहा है, दिन में ये सो रहा है, ठीक है, ना लोगों को मिलना ना बाकी चीजें करना, और उसके बाद भी आप खुश नहीं हो उस चीज को लेकर के। एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर अब आगे कैसे सोचा फिर आपने आगे? तो सर मैं ना एक डेस्टिनी मानता हूँ अपनी, कि मैं आज जिस जॉब पे लैंड किया हूँ ये मेरी डेस्टिनी है, तो टोटली डेस्टिनी है। बिकॉज मेरा 2023 का अटेम्प्ट जो आया था उस टाइम मेरे को कुछ सोचा कैसे गवर्नमेंट जॉब में? जी सर, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ कि 2023 का मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया था। उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था क्या होता है एसएससी। उस टाइम मैंने जैसे बताया कि मेरे को मिलिट्री का थोड़ा ज़्यादा पता था, सीडीएस वगैरह का। तो एक्चुअली क्या था कि आज से 10 साल 12 साल पहले की बात है कि मेरी एक बुआ जी हैं, तो मेरी बुआ जी की एक ननद थी, ठीक है। तो शी वॉज क्वाइट इनटू दिस एस्ट्रोलॉजी थिंग। तो मेरा खुद का परिवार भी मतलब पूरा क्या है, बिकॉज मैं खुद भी पंडित हूँ, तो मतलब हमारा जो पूरी फैमिली एंसेस्ट्री है सारी पंडिताई में रही है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, ठीक है, हाथ वगैरह देखने में, कुंडली देखने में। तो
उनका जो मतलब मेरी बुआ जी ऐसे कहते थे कि जो जो वो कहती थी ना वो सब रियलिटी में सच होता था। एंड उस टाइम बिकॉज मैं भी 14-15 साल का रहा हूँगा, तो 14-15 साल के बालक में उतनी मतलब बुद्धि नहीं थी या फिर क्या नहीं थी, मैं उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेता था। मेरे को लगा ठीक है कह दिया उन्होंने मेरा हाथ देखा खुद से बुला के। अच्छा। एंड उन्होंने मेरे को बोला कि ला अपना हाथ दिखा। मैंने अपना हाथ दिखाया एंड शी सेड कि तू गवर्नमेंट सर्विस में लगेगा, उसके तरफ जाइयो एंड तू गवर्नमेंट सर्विस लगेगा। कह दिया था? हाँ बिल्कुल देख के। बिल्कुल सर। ये नहीं बताया कब जाओगे, लेकिन ये बोला कि एग्जैक्टली सर, इसमें जाओगे। उन्होंने कहा था, उन्होंने मेरे को डेस्टिनी बता दी थी कि मेरी डेस्टिनी ये है। एंड आप ये चीज़ समझिए कि सर मेरे को जब मैंने 2023 में दिसंबर के महीने में अपना रिज़ाइन दे दिया था कंपनी से, उस टाइम मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मेरे माइंड में कुछ भी, मेरे को गवर्नमेंट सर्विस का था बट मेरे को एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता था। देन मैंने पूरा जनवरी का महीना मैंने अपना रिसर्च के ऊपर लगाया कि मेरे को क्या बेटर ऑप्शंस मैं देख सकता हूँ। उस टाइम मेरे को CHSL, MTS, CGL, CPO इन सब एग्जाम्स के बारे में पता चला। तो उस टाइम मेरे को लगा कि मेरे को किसी चीज़ को टारगेट करना चाहिए, तो वो CGL है। तो मैंने CGL को टारगेट करके मैंने फरवरी 2024 मेरे को अभी तक याद है, उस दिन से मैंने तैयारी करनी अपनी शुरू करी। एंड लगा लो आप जनवरी 20 को मेरा पेपर था मेंस का, तो लगभग 11 महीने की तैयारी मैंने टोटली करी इसके ऊपर डेडिकेटेडली। 11 महीने के अंदर में आपने एसएससी फोड़ दी? एग्जैक्टली सर। अच्छा, शुरू कैसे किया था तैयारी आपने? सर शुरू मैंने एक्चुअली पहले एक जगह से मैंने कोर्स लिया था एंड कोर्स बहुत स्लो चल रहा था। वो पढ़ाने का सर हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, मैं तो पहले ही मानता हूँ, लेकिन जो पेस था वो पेस बन नहीं रहा था जो मेरे को पेस चाहिए था कि मतलब फास्ट मैनर में चीज़ें हों। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये भी देखना था कि मेरे जो एग्ज़ाम रहेगा सितंबर में हमारा प्री था, तो सितंबर से पहले पहले यानी कि 3 महीने पहले मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो डेट वाज नियर टू इम्पॉसिबल। तो मैंने क्या करा कि उसके अंदर मैंने सबसे पहली चीज़ जो करी कि मैंने अपना शिफ्ट किया खुद को। मैंने बेशक कोर्स ले लिया था, उसको मैंने इसलिए रखा कि अगर मान लो कभी को मेरे को कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो मैं उसमें से देख लूंगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने आप को टोटली 180 डिग्री शिफ्ट ले लिया मैंने यूट्यूब पे। फिर मैंने यूट्यूब से तैयारी करनी शुरू करी। यूट्यूब से मैंने अपने वर्ड ऑफ माउथ से जो टीचर फेमस थे, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, सो वर्ड ऑफ माउथ से जितने दोस्तों ने मेरे को बताया कि हाँ इन से पढ़ना चाहिए तेरे को, ये बेहतर टीचर रहेंगे तेरे लिए। एंड हर टीचर का एक अलग पर्सोना है, हर टीचर का एक अलग ऑरा है पढ़ाने का। जैसे मैं अगर आपका बताऊं तो आपका जो ऑरा है पढ़ाने का बहुत ठहराव भरा है कि जैसे मतलब एक तरीके से झरना बहता है, बहुत सूदिंगली बहता है, बिल्कुल नहर बहती है, उस तरीके से पढ़ाने का तरीका है आपका। तो जिस बंदे को बहुत फास्ट चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो बंदा इजीली कैच नहीं कर पा रहा है, सो आई विल टोटली रिकमेंड कि वो आपसे पढ़े, क्योंकि वो बहुत सूदिंग वे में पढ़ाएगा, बहुत स्लो पढ़ेगा। शुरू में वो A+B पढ़ेगा, देन वो फिर AQ+B3 भी पढ़ेगा, एकदम शुरू से लेकर के 0 to हीरो तक पूरा अगर तैयारी करना है तो वो हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल सर, ये आपका मानना है। एंड एक चीज मैं सर की कहना चाहूंगा कि सर की एक 51 डेज 51 कॉन्सेप्ट की एक सीरीज थी जो पहले आई थी। एंड अभी इस टाइम पे दौरान मैं जब मेरा एग्जाम हो गया था उसके बाद से मैंने सर का एक सीरीज चल रहा है 101 कॉन्सेप्ट्स का, 101 डेज एंड 101 कॉन्सेप्ट्स, जो कि सर की बुक में भी है। तो वो सीरीज चल रही है सर अभी आपकी। तो मैं टोटली रिकमेंड करूंगा जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं एंड जो सूदिंग वे में चीज़ों को ईजी वे में अपना रिवीजन भी करना चाहते हैं, और जो अभी सिलेबस जिनका पूरा नहीं हुआ वो भी, तो वो टोटली उस वीडियो के ऊपर डेडिकेट करें। ठीक है, जो बंदा लाइव पढ़ना चाह रहा है वो लाइव पढ़े, और जो बंदा रिकॉर्डेड पढ़ना चाहता है मेरी तरह, मैं रिकॉर्डेड पढ़ा करता था, तो वो रिकॉर्डेड पढ़े। एवरीथिंग इज फाइन। अगर कोई बंदा पढ़ने वाला है, डेडिकेटेड है अपने गोल की तरफ, एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो गोल उसका खुद का है, किसी का थोपा हुआ गोल नहीं है, तो वो बंदा टोटली सीजीएल क्रैक कर लेगा। सीजीएल जैसा एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं है क्रैक करना। तो हो सकता है। एग्जैक्टली सर। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आपने कैसे की? पहले शुरुआत करते हैं मैथ से। जी सर, ये सबसे पहले मैंने अपने एसएससी का जो वेबसाइट है वहाँ से उनका सिलेबस डाउनलोड किया। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसमें आप देखेंगे कि उसमें हर टॉपिक लिखा हुआ है कि हम इस जगह से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उन टॉपिक्स को एक लिस्ट डाउन कर लिया एक कॉपी के अंदर, एंड अगर जिस पास कॉपी नहीं है तो वो उस PDF के अंदर भी कर सकता है। तो मैंने लिस्ट डाउन कर लिया एंड मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में कर लिया, लाइक 4 टेबल्स बना लिए, एंड मेरे को बस टिक करना था कि मेरा ये टॉपिक हो चुका है। तो मेरी सिंगल रिवीजन की थी, सेकंड रिवीजन की थी, थर्ड रिवीजन की थी एंड फोर्थ रिवीजन की थी। फर्स्ट रिवीजन में जो पहला वाला जो रिवीजन था मेरा, उसमें टोटली मेरे को सिलेबस कवर करने का मेरा टारगेट था, क्योंकि मेरे को पहले सिलेबस कवर करना था। तो फिर मैं अपनी क्या करता था कि मैं टॉपिक वाइज सर्च करता था। लाइक अगर मेरे को नंबर सिस्टम पढ़ना है तो मैं नंबर सिस्टम सर्च करता था यूट्यूब के ऊपर, एंड नंबर ऑफ वीडियोस आती थी। उसमें से आप अपना कंटेंट कंसाइज रखो,
जितना कम रख सको आप, क्योंकि आप जब ज्यादा चीजें पढ़ोगे ना तो ज्यादा चीजें की तरफ आपका ज्यादा माइंड डाइवर्ट रहेगा। ठीक है, किसी एक टीचर का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, किसी एक टीचर का पढ़ाने का कुछ तरीका कुछ अलग है। मे बी ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि कोई टीचर एक चीज ज्यादा बेहतर पढ़ाता हो, कोई चीज एक जिसका तरीका अलग हो आपका समझ में ना आता हो। तो आप मेक श्योर करो कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड इन सब चीजों के लिए आपको मॉक देना बहुत जरूरी है। तो आप मॉक भी साथ साथ देते रहो। अगर आप फुल मॉक नहीं दे पा रहे हो, अगर आप फुल मॉक नहीं देना चाहते हो, तो आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो, क्योंकि सेक्शनल मॉक देना एक बेटर ऑप्शन हो जाता है उस केस में, जो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मॉक देना है एंड अपनी नॉलेज चेक करनी है। मॉक टेस्ट कितने लगाए आपने? सर मॉक टेस्ट मैंने कम से कम 60 से 70, 60 to 70 मैंने मॉक्स लगाए हूँ। प्रीलिम्स के? बिल्कुल सर। और मेंस के? मेंस के करीब करीब 40 से 50। 40 से 50? जी सर। मॉक में स्कोर कितने आते थे आपके प्रीलिम्स में? सर मॉक में जो मेरा फर्स्ट मॉक था, मेरे को अभी तक याद है, उसमें मेरे 99 मार्क्स आए थे। अच्छा। तो जब डबल डिजिट आई तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 99 से काम नहीं बनेगा। एंड इवन दो मतलब जब आप इस बैकग्राउंड से आते हो कि जब आपको कोटा का इतना फायदा नहीं मिलेगा, तो आपको पता होता है कि हाँ आपको मैक्स टू मैक्स स्कोर करना ही चाहिए। एंड बिकॉज क्या है कि लास्ट टाइम की जो कट ऑफ गई थी वो 150 गई थी, तो एक माइंड में पर्सोना भी वो था कि भाई 150 से तो ऊपर कट ऑफ जाएगी, आप वो कंसिडर करके ही चलो। बिल्कुल। तो एक वो माइंडसेट भी था। तो 140 पे आके मेरा मार्क्स एक बार को स्टक कर गया था आके, तो 135 to 140 पे आके मेरा मार्क्स स्टक कर गया। एंड देन मैंने वो सबसे गोल्डन पीरियड था, मैं अपना जो समझता हूँ वो सबसे गोल्डन पीरियड था, जिसने मैंने खुद को देखा अंदर झांक के कि हाँ मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ एंड कहाँ पे मेरे को और बेहतर करने की जरूरत है। वो पोर्शन था, वो टाइम था कि जब मैंने एक आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखी, क्योंकि जब आप मॉक देते हो तो मॉक में आप आर्ट ऑफ स्किपिंग सीख जाते हो। एंड जब आप आर्ट ऑफ स्किपिंग सीख गए ना, तब आपके पास रियल टाइम जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आप बेस्ट देते हो अपना, क्योंकि उस टाइम पे आप मुश्किल क्वेश्चन को छोड़ते हो, इजी क्वेश्चन को पकड़ते हो। एंड एसएससी का हमेशा से यही पैटर्न है कि एसएससी हमेशा अगर 25 का सवाल पूछ रहा है तो 25 में से 20 से 21 सवाल बहुत आसान रहते हैं, मतलब उसमें आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप उन 20 क्वेश्चन को टारगेट करो, ना कि उन 5 क्वेश्चन को। वो 5 क्वेश्चन बाद में भी आप देख सकते हो। तो जब आप 5 क्वेश्चंस को देख लोगे, समझ लोगे, कर लोगे, अब आपका 20 क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस एक बहुत हाई लेवल पे होता है, आप उन 5 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक भी नहीं करोगे। तो ये मेरा मानना है सर। मेरे कुछ सवाल हैं और जिनके छोटे छोटे आंसर्स आपको देने हैं। जी सर। ठीक है, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि एक बच्चे का आइडियल स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो एक आइडियल रूटीन होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा सारे सब्जेक्ट पे फोकस करे, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर मैं जैसे पर्सनली किया करता था, मैं हर दिन एक सब्जेक्ट किया करता था कि मैं अगर एक दिन में मेरा टारगेट बना के चलता था। आप डेली के टारगेट बनाओ कि अगर मान लो आज के दिन मेरे को नंबर सिस्टम खत्म करना है तो नंबर सिस्टम खत्म करो। छोटे चैप्टर है तो 2-3 चैप्टर मिला के उसको क्लब करके आप एक दिन में खत्म करो। अगर आप वोकैब कर रहे हो तो आप एक दिन में वोकैब के 1000 वर्ड कंप्लीट करो। 10 घंटे में आपका 10-12 घंटे का आपका डेली का रूटीन रहना ही चाहिए अगर आप आइडियली कर रहे हो तो। और आप घंटे मत गिनो, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, आप ना जो पढ़ रहे हो उसको आप बीच बीच में नेचुरल रेस्ट लो। जैसे आपका खाने का रेस्ट हो गया, लंच का रेस्ट हो गया, डिनर का रेस्ट हो गया, तो ये आपके नेचुरल रेस्ट होते हैं। तो आप ये नेचुरल रेस्ट लो ताकि आपको अलग से रेस्ट लेना ना पड़े। तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी फॉर दी अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं परेशानियों से बाहर कैसे आए। मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं जी, ठीक है, तो उसमें अपने आप को मेंटेन कैसे रखें, काम कैसे रखें? सर जब भी डिमोटिवेटेड रहते हो तो आप अपनी परेशानी से रहते हो। तो मैं क्या करता था, मैं पर्सनली अपने लिए करता था कि मैं बाहर निकलता था घर से, मैं रोड पे जाके घूमता था और मैं अलग अलग तरीके के लोगों को देखा करता था। कोई किसी तरीके से परेशान रहता था, कोई किसी तरीके से परेशान रहता था। तो जब आप बाहर रहोगे ना, आप जब बाहर निकलोगे पहले तो आप ताज़ी हवा में रहोगे, उससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सेकंड थिंग, जब आप दूसरे लोगों को देखोगे तो आप ये देखोगे कि हाँ दूसरे लोग मेरे से भी ज़्यादा परेशान हैं, तो आप रिलेटिवली आप बहुत बेहतर पोजीशन में हो। एंड अगर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा है, या फिर अगर नहीं भी है, आप खुद भी पर्सनली आप एजुकेशनली बहुत साउंड कर रहे हो, तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। यू आर इन अ बेस्ट कंडीशन। क्योंकि ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि पढ़ने वाले बच्चे को किसी चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, पूजा मतलब पाठ में बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना चाहिए, ठीक है, और ना फिर और भी चीजों में, पॉलिटिक्स में बहुत समय नहीं देना चाहिए, खेलने में बहुत समय नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप तिलक लगाए हुए हैं। जी सर। तो आप लगभग कितना देर पूजा करते हैं? स्पिरिचुअलिटी में आपका बिलीव कितना है? जी सर, तो आप ये समझिए सर, मैं डेली का 1 घंटा मैं अपना पूजा को देता हूँ। मैं सुबह मेरा डेली का आइडियल टाइम रहता है 8 बजे का, और 8 बजे के टाइम के बाद मैं 9 बजे उठ जाता हूँ। 9 से 9:15 बजे लग जाते हैं मेरे को। मेरा डेली का एक रूटीन है कि मैं डेली शिव जी को जल चढ़ाता हूँ।
डेली मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, बजरंग बाण का पाठ करता हूँ, एंड अपना जो हनुमान अष्टक है उसका पाठ करता हूँ, एंड राम जी की स्तुति है उसका मैं पाठ करता हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। ये करने के पीछे का रीजन? सर आपको कहीं ना कहीं से ना एक पॉजिटिव मूड चाहिए होता है, एंड जब तक आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हो तो आपका एक कनेक्शन गॉड से जुड़ा होता है। जब आप गॉड से एक कनेक्शन जोड़ लेते हो ना, तो आप उस टाइम पे बहुत पॉजिटिव रहते हो, बहुत मोटिवेटेड रहते हो, सेल्फ मोटिवेटेड। बिकॉज सर मोटिवेशन देने के लिए लाख जने हैं, लेकिन आप जब सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती वहाँ। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। तो आपने जो कहा कि सर मैं स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता हूँ, वो इस वजह से नहीं कि आपको दूसरों को दिखाना है या दूसरों को खुश करना है। जी सर। अपने मन को शांत रखना और अपने आप को अपने ईश्वर से कनेक्ट करके रखना। बिल्कुल सर। बहुत शानदार जवाब था आपका ये। तो मेरे मिहिर तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट लिए हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट आज हमारा ये रहा है। थैंक यू सो मच सर। और बहुत शानदार तरीके से बच्चे आपने तैयारी की, बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को पढ़ा आपने, और मुझे उम्मीद है कि जीवन में आप बहुत कामयाब बनेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और आज एक CSS में आप और भी धीरे धीरे प्रमोशन लेकर के आप लाइफ में आगे बढ़ो और ऐसे ही देश की सेवा करो। बिल्कुल। बाकी बच्चों के गाइडेंस के लिए क्या करना चाहेंगे आप, या क्या आपने कोई प्लानर सोचा है आपने आगे? जी सर, बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरा एक पर्सनल गोल है, हर किसी का एक पर्सनल गोल बनाना चाहिए, और मेरा पर्सनल गोल ये है कि मेरे को नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर अराउंड 10,000 सिलेक्टेड बंदे ऐसे प्रिपेयर करने हैं जो अभी इस टाइम पे स्टक है, जो कैलिबर रखते हैं बट किसी ना किसी कारण से वो स्टक है ड्यू टू स्टूडेंट प्रॉब्लम्स एंड ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स। सो मैंने खुद का एक यूट्यूब चैनल अभी क्रिएट किया है, ASON CSS मिहिर शर्मा के नाम से, लोग सर्च भी कर सकते हैं। एंड मेरा खुद का भी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ASO.मिहिर शर्मा के नाम से। तो कोई भी बंदा किसी भी तरीके से मेरे से कनेक्ट कर सकता है थ्रू ऑल दैट चैनल्स, थ्रू ऑल दैट हैंडल्स। एंड मेरा पर्पस ये है कि मैं अगले 10 साल, अगले 15 साल, जब जब मतलब एक यूथ में एक स्पिरिट रहता है, एक जोश रहता है, जब तक मेरे में वो जोश है, तब तक मैं और बंदों को एक बेहतर लाइफ देने के लिए मैं प्रमोट कर सकूं। कैसे आप पढ़ा करके करेंगे, गाइडेंस देके करेंगे? सर मैं पर्सनली अब आपको ऐसा मानता हूँ कि मैं गाइडेंस एक अच्छी दे सकता हूँ, बेहतर लोगों को दे सकता हूँ, बिकॉज मैं उस फेज से निकला हूँ खुद। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ तो बंदे आश्चर्यजनक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। तो लोगों को वो चीज़ बतानी, लोगों को वो चीज़, ये चीज़ बताना कि हाँ आप 130 के स्कोर पे अगर आप स्टक हो तो आप कैसे 180 के स्कोर पे जाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि SSC का ये जो एग्जाम है ये ऐसा बन चुका है कि आपको 180 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो वो स्टूडेंट प्रॉब्लम से आप कैसे निकलोगे, फैमिली प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी गाइडेंस लाना चाहता हूँ। डिफरेंट टाइप की वीडियोस लेके आऊँगा, खुद की भी मैं अपना जर्नी लेके आऊँगा। तो ये सब मेरा मोटिव है सर। चलिए, बहुत बढ़िया लगा मिहिर आपकी बातों को सुन करके, और ये जो गोल है आपका ये भगवान जरूर पूरा करें, ठीक है? बाकी जीवन में बहुत कामयाबी मिले आप। थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों से भी ये बात कहेंगे कि देखो बच्चों, आप लोग भी पढ़ाई करो। जीवन में बस एक बात कहेंगे, निराशा के पीछे मत भागो कि कोई एग्जाम नहीं निकला तो हम डिप्रेस्ड हो गए और ऐसे हो गए। बिल्कुल भी नहीं भाई यार, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। ये सरकारी नौकरी इतनी सारी अलग अलग परीक्षाओं की निकल रही होती है ना, आप अगर किसी न किसी में अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। बस मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, उसमें कहीं पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं पर आपको कोई ध्यान नहीं देना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने आप के ऊपर में फोकस करना है। आज अगर मिहिर की मैं बात करूं तो इनके जीवन में बहुत दोस्त नहीं रहे, इनके जीवन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहे, सोशल मीडिया का बहुत दुरुपयोग इन्होंने नहीं किया, कंसिस्टेंट रहे, अपने आप पर फोकस किया, और आज 11 महीने के अंदर में सिलेक्शन लेकर के आपके सामने कैमरे के आगे मौजूद है, ठीक है? जीवन के हर उस फेस को इन्होंने देखा है यहाँ पर, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी इनको पता था कि मुझे जाना कहाँ है, और उसके लिए तैयारी की और आज वहाँ पहुँचे हैं। आप भी अगर ऐसा करोगे तो आप भी वहाँ पर जा सकते हो। हम सभी शिक्षकों का पूरा योगदान रहेगा आपके लिए। आप बस मेहनत करिए और जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी आज का पॉडकास्ट बहुत शानदार रहा। आप मिहिर की वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अगर तब तक कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मिहिर उसका पर्सनली रिप्लाई कर देंगे या मैं कर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।